नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की है। ये बात 2017 की है। इलाहाबाद के करेली थाने में 7 जनवरी 2017 की सुबह एक कॉल आती है। कॉल करने वाले ने बताया कि इलाके में 2 लोगों की हत्या हो गई है। खबर सुनते ही करेली थाने की पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि हत्यारों ने करेली थाना क्षेत्र के नयापुरवा में रहने वाले समाचार पत्र विक्रेता माधव प्रसाद और उनकी बेटी अर्चना की बेरहमी से हत्या कर दी थी। 55 वर्षीय माधव प्रसाद की लाश कमरे के अंदर पड़ी थी, जबकि 29 वर्षीय अर्चना की लाश घर के आंगन में थी। घटनास्थल का मंजर दिल दहला देने वाला था। दोनों के सिर, चेहरे और माथे पर गंभीर चोटों के निशान थे। उनकी हत्या धारदार हथियार से गला काटकर की गई थी। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। घर के सामान की स्थिति को देखकर यह स्पष्ट था कि लूटपाट का कोई मामला नहीं था। कमरे में रखी अलमारी अपनी जगह पर सही सलामत थी और मृतका का मोबाइल भी वहीं मौजूद था। घटनास्थल की स्थिति ने पुलिस को 3 अहम बातें समझ आईं। पहली यह कि मामला लूटपाट का कतई नहीं था। दूसरी, हत्यारे मृतकों के परिचित थे। और तीसरी, हत्याकांड को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। डॉग स्क्वाड ने घर के आंगन में जांच की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका। फोरेंसिक टीम ने खून के नमूने और अन्य सबूतों को जांच के लिए इकट्ठा कर लिया। घटना की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। माधव प्रसाद की पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका था और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। उनके 3 बेटियां थीं, अर्चना, सुलोचना और वंदना। अर्चना की शादी 4 साल पहले कौशांबी जिले के राजू से हुई थी, लेकिन शादी के बाद पति पत्नी के रिश्ते में अनबन हो गई। अनबन इतनी बढ़ गई कि अर्चना अपने पति को हमेशा के लिए छोड़कर मायके आ गई थी। 1 साल पहले अर्चना ने बेनीगंज निवासी विश्वजीत सिंह से प्रेम विवाह कर लिया था। हालांकि वह अपने पिता की देखभाल के लिए अक्सर उनके साथ ही रहती थी। अर्चना से छोटी सुलोचना ने 1 साल पहले सुलेम सराय के रहने वाले साहिल उर्फ वीरू से प्रेम विवाह किया था। वह अपने पति के साथ मुंडेरा में किराए के मकान में रह रही थी। सबसे छोटी बहन वंदना अपने पति अजय के साथ ससुराल में सुखी जीवन बिता रही थी। माधव प्रसाद की मौत की खबर सुनकर वंदना, उसके पति अजय और कुछ अन्य रिश्तेदार तुरंत उनके घर पहुंचे। हैरानी की बात यह थी कि वारदात के दौरान आसपास के किसी भी व्यक्ति को कोई आहट या शोर सुनाई नहीं दिया था। 7 जनवरी 2017 की सुबह अर्चना का पति विश्वजीत घर पहुंचा। उसने सबसे पहले 5 जनवरी की शाम अर्चना से आखिरी मुलाकात की बात बताई। अगले दिन यानी 6 जनवरी की शाम वह फिर से अर्चना से मिलने आया, लेकिन घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने कई बार अर्चना को फोन किया, लेकिन घंटी बजने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। यह स्थिति विश्वजीत को असामान्य लगी। बिना बताए माधव प्रसाद और अर्चना ने कभी घर नहीं छोड़ा था। इसके अलावा उनका कहीं जाने का कोई प्लान भी नहीं था। विश्वजीत को पूरा यकीन था कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। चिंता से परेशान विश्वजीत ने 7 जनवरी की सुबह पड़ोस की दीवार फांदकर घर में दाखिल होने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर वह सन्न रह गया। कमरे में माधव प्रसाद की लाश पड़ी थी और आंगन में अर्चना की खून से सनी लाश पड़ी थी। विश्वजीत ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी विपिन टाडा, सीओ रूपेश सिंह और स्थानीय थाना करेली के प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अब तक की जांच से यह साफ था कि मामला जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं। पुलिस को हर सुराग को जोड़ते हुए यह पता लगाना था कि आखिर इस खौफनाक वारदात के पीछे कौन था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतकों के शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विश्वजीत की शिकायत पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। चूंकि यह दोहरे हत्याकांड का मामला था और इसमें कोई लूटपाट जैसी घटना नहीं हुई थी, इसलिए पुलिस इसे पूरी गंभीरता से ले रही थी। एसएसपी शलभ माथुर ने इस मामले को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा किया जाए। एसपी विपिन टाडा के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। पुलिस को हत्या की वजह समझने के लिए मृतकों के रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से मिली जानकारी ने नए पहलू उजागर किए। पूछताछ में पता चला कि हत्याकांड को 5 जनवरी की रात अंजाम दिया गया था। यह अनुमान इसलिए लगाया गया क्योंकि उसी दिन शाम को अर्चना का पति विश्वजीत उससे मिलकर गया था।
और तब तक सब कुछ सामान्य था। जांच के दौरान पुलिस को माधव प्रसाद के परिवार में चल रहे संपत्ति विवाद के बारे में जानकारी मिली। माधव प्रसाद 3 भाइयों में से एक थे। उनका भाई राम अवतार उनके साथ रहता था, जबकि तीसरा भाई राम स्वरूप अलग मकान बनाकर अपनी पत्नी और बेटों के साथ रह रहा था। राम अवतार और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। उनकी मौत के बाद उनका हिस्सा माधव प्रसाद के पास आ गया था, लेकिन राम स्वरूप और उनके बेटों को यह बात नागवार गुजर रही थी। वे राम अवतार के हिस्से पर अपना हक जताने लगे। इस विवाद के कारण रिश्तों में खटास इतनी बढ़ गई थी कि माधव प्रसाद और राम स्वरूप के बीच बोलचाल तक बंद हो गई थी। पुलिस ने संपत्ति विवाद के चलते माधव प्रसाद के भाई राम स्वरूप और उनके बेटों से पूछताछ की, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इस दौरान पता चला कि माधव प्रसाद की दूसरी बेटी सुलोचना 3 जनवरी से लापता थी। पुलिस का शक सुलोचना के पति साहिल पर गया, क्योंकि वह अक्सर उससे झगड़ा करता था और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस ने साहिल को संदिग्ध मानकर उसकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन खंगाली। घटना वाली रात उसकी लोकेशन नयापुरवा में ही मिली और एक अन्य नंबर पर उसकी लगातार बातचीत का पता चला। उस नंबर की लोकेशन भी वहीं थी। सख्ती से पूछताछ करने पर साहिल टूट गया और उसने कबूल किया कि उसने अपने बहनोई योगेश के साथ मिलकर माधव प्रसाद, अर्चना और अपनी पत्नी सुलोचना की हत्या की थी। साहिल ठेके पर हलवाई का काम करता था और स्वभाव से बेहद रसिक मिजाज था। सुलोचना से शादी के कुछ महीनों बाद ही वह सुमन नाम की महिला के प्यार में पड़ गया और चुपके से उससे भी शादी कर ली। सुमन को उसने अपने पैतृक घर में रखा था, जबकि सुलोचना के साथ वो अलग रहता था। साहिल दोनों पत्नियों को धोखे में रखकर खुद को बेहद चालाक समझता था। दिन में वह सुमन के साथ समय बिताता और रात में सुलोचना के पास लौट आता, लेकिन उसकी यह चालाकी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। जब सुलोचना को उसकी दूसरी शादी की सच्चाई पता चली तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच लगातार झगड़े होने लगे। साहिल को लगा था कि कुछ दिन की लड़ाई झगड़े के बाद सुलोचना शांत हो जाएगी और सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन सुलोचना का गुस्सा शांत होने की बजाय और बढ़ता गया। एक दिन सुलोचना ने साहिल से साफ साफ कह दिया कि उसे सुमन को छोड़ना होगा, वरना वह उसे छोड़ देगी। साहिल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद सुलोचना ने साहिल की दूसरी शादी के बारे में अपनी बहनों को बता दिया। बहनों ने भी साहिल पर दबाव बनाने की सलाह दी ताकि वह सुमन को छोड़ दे। सुलोचना लगातार साहिल पर सुमन को छोड़ने का दबाव डालने लगी। साहिल उसे बार बार समझाने की कोशिश करता और बहाने बनाकर मामले को टालता रहा, लेकिन एक दिन सुलोचना ने उसे पुलिस में जाने की धमकी भी दे डाली। सुलोचना की धमकी से साहिल डर गया। वह एक फितरती सोच का इंसान था और रोज रोज के झगड़ों से परेशान था। उसे डर था कि अगर सुलोचना इसी तरह करती रही तो एक दिन वह उसे जेल भी भिजवा सकती है। 1 जनवरी को भी दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। इसके बाद साहिल ने मन ही मन तय कर लिया कि वह सुलोचना को रास्ते से हटा देगा। 2 जनवरी की रात साहिल सुलोचना के पास ही रुका था। आधी रात के वक्त जब सुलोचना गहरी नींद में सो रही थी, साहिल ने उसकी गले में दुपट्टा कसकर फांसी लगा दी। जैसे ही गले पर दबाव पड़ा, सुलोचना की आंखें खुलीं और उसने साहिल को देखा। मौत को सामने देखकर उसने बचाव के लिए हाथ पैर चलाए, लेकिन साहिल ने उसे काबू कर लिया। कुछ ही देर में सुलोचना ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। हत्या करने के बाद साहिल वहीं लाश के पास सो गया। अब उसे लाश को ठिकाने लगाने की चिंता सताने लगी। उसने शाम को अपने बहनोई योगेश को फोन किया और दोनों ने मिलकर लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में दोनों सुलोचना की लाश को मोटरसाइकिल पर रखकर करीब 8 किलोमीटर दूर कानपुर हाईवे पर मुंडेरा कस्बे में ले गए। पहचान मिटाने के लिए साहिल ने सुलोचना के चेहरे को पत्थर से कुचला और लाश को तालाब में फेंकने से पहले उसके साथ एक बड़ा पत्थर बांध दिया ताकि वह पानी से ऊपर न आ सके। इसके बाद दोनों आश्वस्त होकर अपने अपने घर लौट आए। अगले दिन साहिल ने माधव प्रसाद और उसके दोनों दामादों को सुलोचना के गायब होने की खबर दी। उसने बताया कि सुलोचना उससे नाराज होकर बिना बताए कहीं चली गई है। इसके बाद वह ससुराल पहुंचा और साली अर्चना को भी सुलोचना के गायब होने की बात बताई। यह सुनकर अर्चना परेशान हो गई और उसने साहिल को धमकी दी कि अगर सुलोचना नहीं मिली तो वह उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। यह धमकी साहिल के लिए खतरे की घंटी साबित हुई और वह घबराया हुआ था। साहिल की रातों की नींद उड़ गई। उसे डर था कि अगर अर्चना और उसके पिता ने उसके खिलाफ कुछ किया तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
अब उसकी हैवानियत भरी सोच ने एक नया मोड़ लिया। उसने तय किया कि अर्चना और माधव प्रसाद को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। साहिल जानता था कि माधव प्रसाद का प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था और इससे पूरा शक उसके भाई पर जाएगा, जो उसकी योजना को अंजाम देने में मदद कर सकता था। 5 जनवरी की रात साहिल अपने बहनोई योगेश के साथ चाकू लेकर ससुराल पहुंचा। अर्चना कुछ देर में आने की बात कहकर घर से बाहर चली गई थी। उसी मौके का फायदा उठाते हुए दोनों ने घर में रखे छोटे मूसल से माधव प्रसाद की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों अर्चना के लौटने का इंतजार करने लगे। जैसे ही अर्चना अंदर आई, उसने खून खराबा देखकर शोर मचाने के लिए बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन साहिल और योगेश ने उसे पकड़ लिया और आंगन में गिराकर साथ लाए चाकू से उसका गला काटकर हत्या कर दी। दोनों की हत्या करने के बाद घर में बाहर से ताला लगाकर फरार हो गए। साहिल ताला अपने साथ लेकर आया था और यह योजना पहले से बनाई हुई थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने साहिल की निशानदेही पर सुलोचना की लाश भी बरामद की, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साहिल ने सोचा था कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी क्रूरता और योजना को देखकर कोई भी हैरान रह गया। अंततः साहिल और योगेश को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और वह अब जेल में है। आज की दूसरी कहानी महाराष्ट्र के माथेरान की है। माथेरान में एक इलाका है इंदिरा नगर। इसी इलाके में एक होटल है साई सदन लॉज। ये बात 2021 की है। 11 जनवरी को एक कपल साई सदन लॉज में आया था। उन्होंने कमरा नंबर 207 बुक किया। कपल ने रात का खाना मंगवाया और उसके बाद से कोई हलचल नहीं दिखी। अगले दिन 12 दिसंबर की सुबह जब हाउसकीपिंग ने ब्रेकफास्ट के लिए दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद हाउसकीपिंग स्टाफ ने मैनेजर को इसकी सूचना दी। मैनेजर को लगा कि शायद अंदर सो रहे होंगे या फिर बाहर चले गए होंगे। शक बढ़ने पर मास्टर की से दरवाजा खोला गया। जैसे दरवाजा खोला जाता है, अंदर कमरे में कोई नहीं दिखाई देता, मगर जब कमरे की गहराई से जांच की गई तो एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। बेड के नीचे एक लड़की की लाश पड़ी थी। लाश नग्न हालत में थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका सिर गायब था। सिर के बिना लाश देखना किसी के लिए भी असहनीय था। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। कमरे में चारों तरफ ध्यान से छानबीन की गई, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे यह पता चल सके कि लड़की कौन थी। पुलिस ने लाश को ध्यान से देखा तो एक और अजीब बात सामने आई। लड़की के बाजू पर एक टैटू था जिसे चाकू से बुरी तरह खुरच दिया गया था। टैटू की बस हल्की सी निशानी बची थी, लेकिन यह समझना नामुमकिन था कि उसमें क्या बना हुआ था, कोई नाम, कोई डिजाइन या कुछ और। पुलिस को यह साफ हो गया कि कातिल ने पहचान छुपाने के लिए यह सब किया था। सिर गायब करना और टैटू मिटाना, दोनों का मकसद यही था कि लाश की शिनाख्त न हो सके। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि यह कपल कौन था। लॉज के रजिस्टर की जांच की गई तो वहां 2 नाम लिखे हुए थे, अमजद खान और रुबीना बेगम। दोनों ने खुद को पति पत्नी बताया था और एड्रेस के लिए मुंबई का एक पता दिया था। स्टाफ ने बताया कि यह कपल 11 दिसंबर को दोपहर बाद लॉज में आया था। उन्होंने चेक इन के दौरान आधार कार्ड दिया था, लेकिन पुलिस की जांच में पता चला कि वह आधार कार्ड नकली था। लॉज के मैनेजर ने कहा कि दोनों देखने में सामान्य लग रहे थे, लेकिन लड़की थोड़ी डरी हुई और बेचैन नजर आ रही थी। पुलिस ने कमरे के साथ साथ लॉज के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज में दोनों लॉज में एंटर करते हुए दिख रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि अगले दिन लड़का अकेला ही बाहर जाता नजर आया और फिर लौटकर नहीं आया। अब तक जो चीजें सामने आई थीं, उनसे यह साफ था कि यह मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। सिर गायब करना और टैटू को खुरचना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि कातिल नहीं चाहता था कि लड़की की पहचान किसी भी हालत में सामने आए। मुंबई का पता जो रजिस्टर में दर्ज था, पुलिस के लिए अगला सुराग था। रायगढ़ से पुलिस की एक टीम को तुरंत मुंबई भेजा गया। वहां पहुंचने के बाद जब पुलिस ने दिए गए पते की जांच की तो पता चला कि उस जगह पर कोई अमजद खान या रुबीना बेगम नाम का व्यक्ति कभी रहता ही नहीं था। यह साफ हो गया कि पता फर्जी था। पुलिस को यह पहले से अंदेशा था, जो कातिल लाश की पहचान मिटाने के लिए इतना कुछ कर सकता है, वह सही पता क्यों देगा। अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। सिर गायब था, टैटू मिटा दिया गया था और लाश पर कोई कपड़ा तक नहीं था। यह कातिल की सोची समझी योजना थी। उसने न सिर्फ लाश का सिर गायब किया,
बल्कि शरीर पर मौजूद पहचान के सारे संकेत मिटा दिए। अब पुलिस के पास सिर्फ एक नग्न धड़ था और उसकी पहचान करना एक पहेली बन गई थी। पुलिस ने लॉज के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का फैसला किया। सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस को कुछ अहम सुराग दिए। सबसे पहले लॉज के कैमरों में एक महिला और एक पुरुष दिखाई दिए। दोनों के चेहरे मास्क से ढके हुए थे और पुरुष के कंधे पर एक बैग लटका हुआ था। इनकी चाल और बॉडी लैंग्वेज देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि यही दोनों अमजद और रुबीना थे। एक और सीसीटीवी कैमरे में वही लड़का नजर आया। इस बार भी उसके कंधे पर बैग था और वह तेजी से लॉज से बाहर निकलता दिखा। उसकी चाल में घबराहट और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। पुलिस को लगा कि कत्ल शनिवार की रात और रविवार की सुबह के बीच हुआ है। 2 फुटेज तो मिली, लेकिन दोनों में लड़के का चेहरा मास्क से ढका हुआ था। न कोई गाड़ी थी, न कोई पहचान का सुराग। लड़का पैदल था, इसलिए गाड़ी के नंबर ट्रेस करने का विकल्प भी खत्म हो गया। पुलिस ने फैसला किया कि लॉज के आसपास के इलाकों के कैमरों की फुटेज खंगाली जाए। दर्जनों कैमरों की जांच के बाद एक और फुटेज में वही लड़का दिखाई दिया। इस बार वह सुनसान इलाके की तरफ जाते हुए नजर आया। यह रास्ता बिल्कुल वीरान था। न कोई होटल, न दुकान, न कोई रिहायशी इलाका, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। लड़का अपने बैग के साथ इस रास्ते पर जाता दिखा और फिर कैमरे से बाहर हो गया। अब पुलिस के पास 3 फुटेज थी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं। पहली फुटेज, महिला और पुरुष ने लॉज में एंट्री की। दूसरी फुटेज, लड़का लॉज से बैग लेकर बाहर निकला। तीसरी फुटेज, वह सुनसान रास्ते पर जाते हुए दिखा। पुलिस को यकीन था कि कातिल ने सिर और कपड़ों को बैग में छुपाकर साथ ले जाने की योजना बनाई थी। अब पुलिस की टीम ने तय किया कि सुनसान इलाके को पूरी तरह छान मारा जाएगा। शायद वहां बैग, सिर या कत्ल से जुड़ा कोई सबूत मिल सके। लेकिन समय बीतने के साथ कातिल के भाग जाने का डर बढ़ता जा रहा था। पुलिस के पास बहुत कम वक्त था और हर छोटा सुराग भी इस केस को सुलझाने में अहम हो सकता था। पुलिस की टीम उस सुनसान रास्ते को खंगालते हुए एक गहरी खाई तक पहुंची और वहां कुछ संदिग्ध नजर आ रहा था। काले पॉलीथीन की एक थैली। ऊपर से देखने पर पुलिस को उसके आसपास खून के धब्बे दिखाई दिए। यह एक बड़ा सुराग हो सकता था। थैली को खाई से निकालने के लिए पुलिस ने पूरी मेहनत की। जब थैली खोली गई तो उसमें एक लड़की का सिर मिला। पुलिस को यकीन हो गया कि यह सिर उसी लाश का है जिसका धड़ लॉज के कमरे में मिला था। इसके पास ही एक पर्स भी मिला। पर्स के अंदर एक डॉक्टर की पर्ची थी जिसमें लड़की का नाम लिखा था, पूनम पॉल। यह पर्ची गोरेगांव के किसी क्लिनिक की थी। इससे यह साफ हो गया कि लड़की गोरेगांव की रहने वाली थी और शायद हाल ही में इलाज कराने गई थी। पुलिस ने लॉज से यह जानकारी जुटाई कि रूम का पेमेंट कैसे किया गया था। पता चला कि पेमेंट लड़की के कार्ड से हुआ था। कार्ड के जरिए पुलिस को उसका नाम, पता और पूरी जानकारी मिल गई। पता ट्रेस करते हुए पुलिस गोरेगांव में लड़की के घर पहुंची तो पता चल गया कि हां, यहां एक लड़की थी जिसका नाम था पूनम पॉल और वो अपने पति के साथ गई थी। पुलिस पूनम पॉल के घर से मिली जानकारी के आधार पर उसके पति राम सलोचन पाल तक पहुंची। राम मुंबई के पास बेलापुर में एक आईटी फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। पुलिस ने राम के घर वालों से उसका मोबाइल नंबर हासिल किया और उसकी मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स ट्रैक करनी शुरू की। राम सलोचन का मोबाइल शनिवार दोपहर 12 बजे से रविवार सुबह 10 बजे तक बंद था। मोबाइल की आखिरी लोकेशन बेलापुर स्थित उसके घर के पास की थी। राम ने अपना मोबाइल बंद करने से पहले आखिरी बार घर के पास ही इसका इस्तेमाल किया था। अगर मोबाइल बंद था और उसकी लोकेशन घर के पास ही थी तो वह लॉज तक कैसे पहुंचा? पुलिस को संदेह था कि आज के दौर में जब हर कोई लगातार मोबाइल का इस्तेमाल करता है, राम का इतने लंबे समय तक फोन बंद रखना अजीब था। और अगर राम बेलापुर में था तो पूनम का शव रायगढ़ के लॉज में कैसे पहुंचा? पुलिस जब राम सलोचन पाल के घर पहुंची तो वह उन्हें देखकर हैरान रह गया। उसने घबराते हुए पूछा, आप लोग यहां क्यों आए हैं? पुलिस ने जब उसे बताया कि उसकी पत्नी पूनम पॉल की हत्या हो चुकी है और उसका शव रायगढ़ के एक लॉज में मिला है तो राम अवाक रह गया। वह कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर धीमी आवाज में बोला, यह कैसे हो सकता है? पूनम तो घर पर थी, वह रायगढ़ क्यों जाती? पुलिस को राम का यह जवाब थोड़ा अजीब लगा। राम ने दावा किया कि उसे पूनम के रायगढ़ जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह बार बार यही कहता रहा कि पूनम घर पर थी और वह रायगढ़ क्यों जाती, यह उसे समझ नहीं आ रहा।
अब पुलिस ने राम के घर वालों, पड़ोसियों और ऑफिस के लोगों से जानकारी जुटानी शुरू की। पुलिस को बार बार राम पर ही शक हो रहा था। आखिरकार पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बुलाया। राम सलोचन ने आखिरकार पुलिस के दबाव में पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि उसका मोबाइल उसने खुद बंद किया था ताकि कोई उसकी लोकेशन ट्रैक न कर सके। इसने अपने अपराध को परफेक्ट क्राइम बनाने के लिए महीनों तक पूरी योजना बनाई थी। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए सभी कदम उठाए थे, जैसे गलत नाम से लॉज में कमरा बुक करना, असली पहचान पत्र का इस्तेमाल न करना और सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए मास्क का उपयोग करना। उसकी योजना के मुताबिक वह जानता था कि आजकल हर जगह कैमरे होते हैं, इसलिए उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढकने के लिए मास्क पहना था। उसने अपनी पत्नी को भी इसी तरह का मास्क पहनने के लिए कहा ताकि लोग समझें कि वे कोविड-19 से बचने के लिए एहतियात बरत रहे हैं। कातिल ने अपराध के बाद पूनम के सिर को काटने का फैसला किया ताकि उसकी पहचान न हो सके। उसने टैटू को भी चाकू से खुरच दिया था ताकि पुलिस उस टैटू से उसकी शिनाख्त न कर सके। कपड़े भी उतार दिए थे ताकि पुलिस कपड़ों से पहचान न कर सके। उसके बाद मोबाइल और बाकी सभी सामान को ले लिया ताकि कोई सुराग न मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया था ताकि पुलिस उसे ट्रेस न कर सके। उसने जानबूझकर मोबाइल को घर पर छोड़ दिया था ताकि पुलिस को लगे कि वह घर से बाहर नहीं गया था और उसकी लोकेशन घर पर ही रही। कातिल ने लगभग सभी सही कदम उठाए थे, लेकिन एक बड़ी गलती कर दी थी। वह सीसीटीवी कैमरों को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर पाया था। लॉज के पास और आसपास के इलाके में उसने कुछ सीसीटीवी कैमरों को छोड़ दिया था, जिनसे उसकी पहचान उजागर हो गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कातिल ने अपराध के बाद पूनम के सिर को काटने का फैसला। कातिल ने सोचा था कि उसने सारे सुराग साफ कर दिए हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने उसकी सारी योजना को नाकाम कर दिया और पुलिस तक उसकी पहचान पहुंच गई। राम सलोचन ने एक कहानी बताई। वो कहानी यूं थी। राम सलोचन पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वह न्यू पनवेल इलाके का रहने वाला था। राम सलोचन पाल और पूनम पॉल की शादी मई 2021 में हुई थी। शादी के बाद पूनम अपने माता पिता के पास मलाड में रहती थी क्योंकि वह नर्स की नौकरी करती थी और छुट्टियों में वह पनवेल अपने पति के पास आती थी। लेकिन कुछ समय बाद राम सलोचन को अपनी पत्नी पर शक होने लगा। उसे लगा कि पूनम बहुत ज्यादा खुले विचारों वाली है और वह बहुत आसानी से लड़कों से बात कर लेती थी। उसकी सोच थी कि यह सब ठीक नहीं है और धीरे धीरे यह शक उसके मन में घर करने लगा। एक दिन राम सलोचन ने पूनम से सवाल किया कि शादी से पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड था, तो पूनम ने हाँ कहा और बताया कि वे अच्छे दोस्त थे। लेकिन राम सलोचन को यह बात और भी चुभने लगी। उसे लगा कि उसकी पत्नी का व्यवहार कुछ ज्यादा ही खुला है और ये कुछ सही नहीं है। इस शक के कारण उसने ठान लिया कि वह अपनी पत्नी को मार डालेगा। राम सलोचन ने यह कदम उठाने से पहले बहुत सोच समझकर तैयारी की थी ताकि उसे पकड़ा न जाए, लेकिन वह कुछ अहम गलतियां कर बैठा। पूनम एक अच्छे स्वभाव की लड़की थी जो सबके साथ अच्छे से रहती थी और दोस्तों से बात करना उसे अच्छा लगता था। लेकिन राम सलोचन ने उसकी मासूमियत और अच्छे व्यवहार को गलत समझ लिया और बस शक की वजह से उसने उसे मार डाला। यह कहानी एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। शक एक ऐसा जहर है जो किसी भी रिश्ते को खत्म कर सकता है। शक ने राम सलोचन को इतना अंधा कर दिया कि उसने अपनी पत्नी पूनम की हत्या कर दी। पूनम निर्दोष थी, लेकिन राम का झूठा शक और स्वार्थ उसे मौत तक ले गया। अगर राम ने पूनम के साथ खुलकर बात की होती तो शायद यह घटना टल सकती थी। हर किसी का स्वभाव अलग होता है, इसे सम्मान के साथ स्वीकारें। यह कहानी हमें रिश्तों में विश्वास बनाए रखने और गुस्से व शक से बचने की शिक्षा देती है। रिश्ते संवेदनशील होते हैं, उन्हें प्रेम और समझदारी से संजोएं। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।